हेलो भाविका, हेलो गजेंद्र। हेलो भाविका, हेलो गजेंद्र, हेलो जसकरण, हेलो नव्या, हेलो ऋषि, हेलो रिया, हेलो साहिल, हेलो संयम, हेलो शंभवी, हेलो शुभम, हेलो सिमर, हेलो जिया। बाकी भी कनेक्ट करो जल्दी से। सर मैं क्लास में हूँ। ओके बेटा। चलिए जी। पहले तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट क्लास का एक छोटा सा टॉपिक था, उस चीज को कवर अप भी करें और एक ब्रीफ अप भी लें, क्योंकि टॉपिक के अंदर हो सकता है कुछ टिट्स एंड बिट्स डाउट्स रहे। सुनिएगा बेटा। सबसे पहली चीज हमने क्या सीखा। जनरली वाटर लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, और जो वाटर है वो पोलर है। अब जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट हमारे पास दो कैटेगरीज में होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर आयोनिक वाला भी पोलर, एग्जाम्पल NaCl हो जाए, और कोवेलेंट वाला भी पोलर, एग्जाम्पल HCl हो जाए। लेकिन नॉन पोलर, एग्जाम्पल H2N2 वगैरह। पानी में यानी पोलर सॉल्वेंट में अगर पोलर सोल्यूट डाला जाता है, सपोज ये मेरा पोलर सोल्यूट है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा।
जितना ज्यादा ये साइडवेज अट्रैक्ट होगा उतना नीचे गिरने की एबिलिटी कम हो जाएगी। कोई चीज जब नीचे गिरती है तो वो वेट की वजह से नीचे गिरती है। एयर में जब मैंने किसी चीज को गिराया तो नीचे गिरने की वजह से उसका वेट W और 1 मोल लिया था तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं रियल वेट और रियल मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब हम पानी में गिराते हैं, फिजिक्स कहती है अपथ्रस्ट, केमिस्ट्री कहती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नीचे गिरना उतना कम हो जाएगा। यहां पर हमें दिखाई देगा एपेरेंट वेट और एपेरेंट मॉलिक्यूलर मास। ये एपेरेंट वेट को मैं W डैश और मॉलिक्यूलर मास को मैं MM डैश लिखता हूं। ये MM डैश कम है रियल मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि नवदिशा साइडवेज सॉल्वेंट अट्रैक्ट कर रहा है। अब जितनी ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना मेरा एपरेंट मॉलिक्यूलर मास कम आएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपरेंट मॉलिक्यूलर मास। या इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने नाम दिया पोलैरिटी का, अपनी सरफेस पे चार्ज का, क्योंकि जितना ज्यादा इस सरफेस पे चार्ज होगा, पानी की सरफेस पे जो चार्ज होगा उतना ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा। यहां लिख दिया गया MM डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N फैक्टर। यहां MM डैश को हम लोगों ने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट मास और इसको कर दिया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। बेटा किसी को डाउट, कुछ कॉपी करना है जल्दी से कर सकते हो। अब यहां पर मैं एक बार फॉर्मूलाज में दोबारा वापस जाता हूं, और जब मैं फॉर्मूलाज में दोबारा वापस जाता हूं, मैंने नॉर्मेलिटी लिखवाया था इज ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। N is equal to gram equivalent moles divided by volume of solution in liter.
ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स के लिए मैंने लिखवाया था गिवन मास अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट मास, और ग्राम इक्विवेलेंट मास के लिए मैंने लिखवाया था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मैं ग्राम इक्विवेलेंट मास को इसमें पुट करता हूं तो लिखा जा सकता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं। और इस ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स को यहां पुट करता हूं तो हो जाता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मोल्स। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर जस्करन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नवदिशा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है? मोलैरिटी। तो ये बन गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यानी n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एन फैक्टर। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशनल पार्ट हो गया। नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला चेंज कर दिया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। जल्दी से बेटा कॉपी करेंगे। कर लिया बेटा कॉपी? अब देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं
calculate the normality of CaCO3 solution when 1000 gram of CaCO3 is added to water so as to make 10 लीटर solution। तो यहां पर मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है। या तो बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाओ, या फॉर्मूला लगाओ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो सबसे पहले एन फैक्टर निकाल लें ऋषि। एन फैक्टर CaCO3 का निकालेंगे तो दो स्पीशीज होते हैं Ca2+ और CO3 2-, यानी +2 एंड -2 यानी 2 तो एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया। हाँ जी, तो एन फैक्टर CaCO3 का हुआ 2। अब मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और CaCO3 के मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का देखें तो एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी 40 प्लस 12 प्लस 48 इज 100। तो गिवन मास हमारा 1000 अपॉन में 100 10 मोल्स आ गए। और इसको यहां पे पुट किया 10 डिवाइडेड बाय 10 1 मोल पर लीटर। ये हमारी मोलारिटी आई। यहां से मैंने मोलारिटी निकाल ली, ऊपर मैंने एन फैक्टर निकाल रखा है रिया, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी m इंटू एन फैक्टर यानी 2 इंटू 1 नॉर्मल सोल्यूशन, यहां सिंपली 2n। सर इसकी कोई यूनिट सर बेटा इसकी यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर। सर सीधा एन बेटा हाँ सीधा एन लिख सकते हैं, नॉर्म सकते हैं। हाँ जी बेटा सही, हम कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर। ओके ओके। क्लियर है बेटा?
जी, कॉपी कर लिया सबने? यस सर। अब देखिए, अब मैं यहां पर सेकेंड पार्ट पर इस चैप्टर के लेकर जाता हूं। सेकेंड पार्ट वर्ड आता है स्टोशियोमेट्री। अगर आप स्टोशियोमेट्री की बात करते हैं तो सिंपल सा मीनिंग होता है स्टोशियोमेट्री का, अकॉर्डिंग टू दी कोफिशिएंट्स। बस इतना सा मीनिंग, लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है। मैं आपके सामने बिल्कुल क्लास 10th की बिगिनिंग में जाता हूं। हमें बोला गया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, वन इज फिजिकल प्रोसेस एंड सेकेंड इज केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस यानी सब्सटेंस अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज ना करे, उसकी स्टेट में चेंजेस आ जाएं, उसको आप फिजिकल प्रोसेस बोलते हो। उसका कलर चेंज हो जाए उसको आप फिजिकल प्रोसेस बोलते हो। उसकी शेप चेंज हो जाए आप उसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हो। लेकिन अगर वो किसी चीज से रिएक्ट कर जाता है, कुछ और कॉम्पोजिशन, कुछ और कंपाउंड बना देता है, तो उसको आप केमिकल प्रोसेस बोलते हो। हर एक केमिकल प्रोसेस को अगर हम एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बोले तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम लेंगी। सपोज मैं वाटर बनाने के प्रोसेस को ऐसे बोलूं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोड्यूसेस वाटर, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हर एक प्रोसेस को ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना हमारे लिए बहुत दिक्कत करेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इनको शॉर्ट इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया। यानी जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, इसको साइंटिस्ट ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जहां पर रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं, एरो यानी गिव्स, हालांकि दो टाइप के एरो होते हैं, अभी मैं एक ही लिख रहा हूं, गिव्स H2O। लेकिन ये रिएक्शन लिखना बहुत सारी चीजें नहीं बता पाता है। ये रिएक्शन लिखना अभी सिर्फ बता रहा है प्रोसेस क्या हुआ है, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी गई, दैट वाज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इट वॉज वेरी वेल नीडेड। क्यों? ताकि हमें पता चले प्रोसेस की अकरेंस कैसे है। मैं बोलूं हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जसकरण एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेकर आए और 10,000 H2 के मॉलिक्यूल्स ले आए, कहे सर वाटर बनाओ, तो पता तो चले कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बन पाएंगे। वो जानने के लिए हमें रिएक्टेंट्स किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशो में प्रोडक्ट बना रहे हैं, यह पता होना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई balancing of equation is required. What we balance is, we balance stoichiometric coefficients. एक इक्वेशन तब इक्वेशन मानी जाएगी जब इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि तभी आप बता पाओगे कि कोई चीज कैसे कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट हुई और कोई चीज कैसे कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुई। यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं कि
2:1 की रेशियो में H2 और O2 को रिएक्ट करवाओ ताकि 2 मॉलिक्यूल्स H2O के प्रोड्यूस हो। इस रेशियो के बिहाफ पर ही रिएक्शन अकरेंस में आएगी। तो सबसे पहले तो हम बैलेंसिंग सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए हैं, मेरे मेथड से बैलेंसिंग करते आए हैं। जिन्होंने मेरे साथ नहीं पढ़ा है क्लास 9th एंड 10th, उनके लिए मैं मेथड शेयर कर रहा हूं। अगर आपको अपना मेथड सही लगता है आप उसको लेकर चलिए। मेथड हमने क्या क्या पढ़े थे? एक तो क्लास 10th ने पढ़ाया था हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर आयंस को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। आज तीसरा मेथड हम लोग लिखते हैं। मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं और उस मेथड को समझाता हूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैं आप लोगों की फेवरेट इक्वेशन लिखता हूं, C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 plus H2O। इस इक्वेशन में मैं खुद क्या करता हूं बेटा, मेरे से बात करोगे जिया, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करोगे और मेरे से डिस्कशन करेंगे। यस सर। जिया, हम लोगों ने यहां पे जो इक्वेशन लिखी है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जितने भी स्पीशीज हैं, आज 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट है, कल को 4 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 6 रिएक्टेंट 10 प्रोडक्ट हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी एक स्पीशीज को 1 का कोफिशिएंट देंगे। लेट अस अज्यूम मैंने यहां पे 1 का कोफिशिएंट दे दिया, और बाकी जितने भी स्पीशीज हैं उनको वेरिएबल का, वेरिएबल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। दोबारा से सुन लो सारे के सारे। मैंने क्या किया है, कोई इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन में जितने भी स्पीशीज हैं उसमें से किसी एक स्पीशीज को 1 का कोफिशिएंट दिया और बाकियों को वेरिएबल दे दिए XYZ या ABC। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड उन सब चीजों के लिए करता हूं जो इस स्पीशीज के अंदर हैं। जैसे मुझे कार्बन दिखाई दे रहा है, मुझे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और मुझे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कार्बन के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देखते हैं। तो 6 into 1, क्या जिया यहां पे कार्बन है? नो सर। तो 6 into 1 plus 0 is equal to, इसका 1 लिखा हुआ है, 1 multiplied by b प्लस अगेन 0। तो ये हो गया 6 is equal to b। हाइड्रोजन के लिए यही बात करते हैं। जिया मेरी हेल्प करना, 12 into 1, सही हूं? यस सर। यहां पे कोई हाइड्रोजन, नो सर। प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां पे बेटा कोई हाइड्रोजन, नो सर। यहां पर यस सर। कितनी, सी। c मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 into c। तो 12 इज इक्वल टू 2c या c या 6 का। ऑक्सीजन पर आते हैं। नवदिशा हेल्प करना बेटा आप। यहां पर ऑक्सीजन कितने, सर 6। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहां पर ऑक्सीजन है बेटा, सो यस 2A। 2 into a। क्या यहां पर ऑक्सीजन है? यस सर 2 into 2 B। into b। क्या यहां पर ऑक्सीजन है? 1 into C। 1 into c। तो इसको अगर मैं टोटल करता हूं, जगह की लिमिटेशन थी इसलिए ऐसे लिखा है, तो ये हो जाएगा 2a plus 6 is equal to 2b plus c। और यहां पर Yes, sir. अगर मैं b और c की वैल्यू पुट कर दूं तो 2a plus 6 is equal to 12 plus 6 या 2a is equal to 12, यानी a is also equal to 6 आ गया।
अब इनको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को मैं पुट करता हूं अपनी इक्वेशन में, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O. Equation is balanced. शुभम ध्यान से देखो बेटा और फिर बताओ कहीं डाउट है तो, क्योंकि अभी 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे बैलेंसिंग के। शुभम, श्रुति, देखो बेटा ध्यान से। सर कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी कीजिए बेटा। ऋषि, जसकरण, याद आ रही है क्लास 9 10th? सर मैं तो अभी तक ऐसे ही करता हूँ। सर मुझे नहीं समझ आई है। क्या हुआ बेटा बताओ। हाँ श्रुति, क्या दिक्कत रही बेटा? ये बैलेंसिंग नहीं आ रही समझ। कोफिशिएंट समझ में आए मैंने क्या लिखे? यस सर। ए बी सी। अब यहां पर मैं कार्बन के लिए अलग, हाइड्रोजन के लिए अलग, ऑक्सीजन के लिए अलग लेता हूं। जब मैंने कार्बन के लिए लिया बेटा 6 × 1 प्लस, यहां पे कार्बन नहीं था इसलिए 0 इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस 0, 6 बी 6 आया। इसमें कोई दिक्कत? नो। यहां पर 12 × 1 प्लस यहां पर कोई हाइड्रोजन था ही नहीं, इज इक्वल टू यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं, 0 प्लस 2 × सी, सी की वैल्यू 6 आई। यहां पे कोई दिक्कत? नो। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए आप चेक करें, 6 × 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 2b प्लस c। ये निकाला तो a इज इक्वल टू 6 आया, मैंने रिप्लेस करा, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अभी एक और एग्जांपल करते हैं। कर लिया कॉपी सबने? एक मिनट।
यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो इसके अगला वाला एक और एग्जांपल लेते हैं और अपनी बैलेंसिंग को कंफर्म करते हैं कि कहीं दिक्कत ना रहे। मैं लिखता हूं H2 प्लस S2 प्लस O2 gives H2SO4। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं फिर दोबारा से बेटा इसका कोफिशिएंट 1 लिखता हूं, इसका A, B और इसका स्मॉल c। मेथड क्या कहता है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनमें चेक करो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 2 इंटू 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 2c। श्रुति ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। 2c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां पर चेक करते हैं सल्फर के लिए, 0 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू c। क्योंकि 2a इक्वल टू c आ गया, c की वैल्यू पुट करें तो सिमर a हो जाएगा 1/2। ऑक्सीजन के लिए जाते हैं, 0 प्लस 2b इज इक्वल टू 4c। 2b इज इक्वल टू 4c या 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4/2 यानी 2। इनको रिप्लेस करते हैं तो H2 प्लस हाफ S2 प्लस 2O2 gives H2SO4। देखिए बेटा, हो गया सर। ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन आप करेंगे, फिर आगे इसके बारे में इसकी यूटिलिटी देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन सर? है? हाँ जी बेटा। सर एक और करवा दो ऐसे सॉल्व। बिल्कुल मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ये लो वो मैंने वाली आपके करवा सामने। दो तो। हाँ कौन सी? सर PbNO3 gives PbO plus NO2 एक मिनट plus एक मिनट O2। एक मिनट जो सी यूटिलिटी में चाहिए होंगे ना वो वाली करवाऊंगा, तेरे को मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है बेटा? कोई भी इक्वेशन को उठाकर ओके तो करने बैठे तो कुछ भी हो जाएगा। अभी मुझे जो सी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। ये लो ये करो। और PbNO3 वाली जो सी कर रहे हो उसमें NO3 को लेके कर, आराम से आंसर आएगा। आप पता क्या कर रहे होगे? N को अलग ले रहे होगे, O को अलग ले रहे होगे। आप इसको NO3 होल ट्वाइस है, इसको सीधा NO3 लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे NO3 है, राइट हैंड साइड पे NO3 है। सर ठीक है? हाँ जी। सर ऊपर वो हाफ में ही छोड़ देंगे? हाँ आप हाफ में छोड़ दो या इसको डबल कर दो, चलेगा। ट्वाइस कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हाफ नहीं होते।
हुआ ये? यस सर। यस सर हो गया। फिर दोबारा से 1ABC। अब इस टाइम पे हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 2 + 0 + 0 = 3C, या C आ गया 2/3। फॉस्फोरस चेक करते हैं। 0 + 4A + 0 = C, तो 4A = 2/3, या A आ गया आपका 1/6। इसी तरह से ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो 0 + 0 + 2B = 4C, तो यहां पर 2B = 4 × 2/3, या B हो गया 4/3। इसको पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाता है H2 + 1/6 P4 + B 4/3 O2 gives 2/3 H3PO4। अब इसको आप फ्रैक्शंस में ना छोड़िए, तो 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6H2 + P4 + 8O2 gives 4H3PO4. This will be your equation. ठीक है? अब मैं जरा कंसेप्ट पर आता हूं और गौर करना। बाकी बैलेंसिंग के लिए और क्वेश्चंस दे दूंगा, और सर जो आप पूछ रहे थे वो मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, मैंने बैलेंसिंग क्यों करवाई। मैं ना भी करवाता, आप लोगों ने बैलेंसिंग 9-10 में देख रखी है, आप उसके साथ रिलेट करके चलते आगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी यूज कर सकते हो। बैलेंसिंग करवाई क्यों? मैं एक बड़ी बेसिक सी इक्वेशन लिखता हूं, N2 + 3H2 gives 2NH3। बेटा इस इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, 3 और 2। ये क्या बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल N2 का 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ रिएक्ट करता है और 2 मॉलिक्यूल NH3 के बनाता है। क्लियर है? अगर शुभम एक मॉलिक्यूल 3 के साथ रिएक्ट करके 2 बना रहा है, तो 10 मॉलिक्यूल 30 के साथ रिएक्ट करके कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? 30। दोबारा से सुनो, एक मॉलिक्यूल 3 के साथ रिएक्ट करके 2 बनाता है, 2 6 के साथ रिएक्ट करके 4 बनाता है, तो 10 30 के साथ रिएक्ट करके कितने बनाएंगे? 20। यानी 1 × 6.022 × 10⁻23, अगर 3 × 6.022 × 10⁻23 के साथ रिएक्ट कर जाएं, तो कितने मॉलिक्यूल जिया बनेंगे? 2 × 6.022 × 10⁻23. Am I correct? The ratio is 1:3:2. तो अगर 1:3 की रेशो में रिएक्ट करते हैं तो 2 बनते हैं, यानी 1 × 6.022 × 10⁻23 रिएक्ट करेंगे 3 × 6.022 × 10⁻23 के साथ, तो कितने बनाएंगे? 2 × 10⁻23।
6.022 into 10⁻23 को मैं क्या लिख सकता हूं? Avogadro's number. एवोगैड्रोस नंबर। 1 into Na अगर 3 into Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 into Na बनाएंगे, या सिंपली 1 मोल अगर 3 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल बनाएंगे। 1 मोल 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करके 2 मोल बनाएगा। मैं इसको लैंग्वेज दे देता हूं। इफ 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 mole of H2, it will produce 2 moles of NH3। कैसे निकाला? As per the stoichiometric ratios। एक और में देखते हैं, अभी क्वेश्चन पे तो आएंगे, पहले लैंग्वेज समझे। CaO plus CO2 gives CaCO3। इनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, तो 1:1:1 आप क्या कह सकते हो? सर, इफ 1 मोल of CaO reacts with 1 mole of CO2, it produces 1 mole of CaCO3। दोबारा से एक और एग्जाम्पल के साथ, 2H2 plus S2 plus 4O2 gives 2H2SO4। तो यहां पर रेशो है 2:1:4:2 की, यानी इफ 2 moles of H2 reacts with 1 mole of S2 and 4 moles of O2, it will produce 2 moles of H2SO4। समझ पा रहे हैं बेटा ये बात को? जल्दी से कॉपी करेंगे और डाउट पूछेंगे इसके बारे में। सर डन। बाकी भी कर लें बेटा। सर वो हो गया सॉल्व। सर वो हो गया सॉल्व, वही गलती है, अलग अलग लिख गया। सर वो आपको जो पूछा था ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो, यहां तक कॉपी कर लिया, यहां तक क्लास रख रहा हूं। प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज इट,
क्योंकि उसके आगे अब काफी इक्वेशंस के अंदर हम लोग रिलेशंस की बात करेंगे। मैं आपके सामने ब्रीफ अप कर दूं तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं इसके साथ, एक तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस और फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। फिर हमारा आएगा एवरेज एटॉमिक मासेस, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का रिलेशन, उसके बाद लॉज, और फिर वो बेसिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक, चाहे उसके अंदर आपके साइंटिफिक नोटेशंस हो, चाहे आपके कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो, चाहे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, तो वो चीजों का टॉपिक। तो आई गेस 3 से 4 क्लासेस के अंदर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल बिगिन विद सेकंड चैप्टर। प्लीज दोबारा से बोल रहा हूं, द मोमेंट हमारा सेकंड चैप्टर बिगिन होगा, हमारी लाइफ इंटायरली चेंज होने वाली है केमिस्ट्री की। सेकंड चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स यानी सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, इससे लेकर अगर हम लोग जाएं टिल चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, एवरी टॉपिक इज वेरी इंटर रिलेटेड। तो हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके बेस को और आपको अपने बाकी फ्रेंड्स से बिल्कुल अलग रखने के लिए। तो प्लीज मेक श्योर अब आपका फोकस डे टू डे, क्लास टू क्लास, हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक, चाहे वो क्वेश्चन करना हो, चाहे वो नोट्स रीड आउट हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीजें करना हो, वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक क्लास रख रहा हूं। नेक्स्ट क्लास परसों, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।